नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर घमासान भी जारी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार नाम काटने को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी भी फर्जी वोटर्स को लेकर हमलावर है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वोटर लिस्ट और ईवीएम की परिक्रमा को पूरी तरह से फिर से समझा दिया है। अब चुनाव में एक तरफ आम आदमी पार्टी को सत्ता में फिर से वापसी करनी है, वहीं बीजेपी को सियासी वनवास खत्म करना है। दूसरी ओर कांग्रेस को तो 2 बार का शून्य लाकर फिर से मजबूती से खड़े होने की कवायद को तेज करना है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपनी फ्रीबी योजना और महिला सम्मान के जरिए वोटर्स को लुभाने की भरसक कोशिश कर रही है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल के शीश महल को सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना रखा है। कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधकर शीला दीक्षित की विरासत पर खेलने की कवायद देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि दिल्ली की जनता किस पक्ष में जाएगी? क्या फ्रीबी योजना के सहारे जनता सत्ता पक्ष को समर्थन करेगी या फिर बदलाव की दिशा में बीजेपी को मौका दिया जाएगा? सवाल यह भी कि शीला दीक्षित की विरासत पर क्या संदीप दीक्षित को मौका मिलेगा? दिल्ली की दंगल में जिताया किसको जाएगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो दिल्ली के दंगल में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए पैनल में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। चुनावी बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में चुनावी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को होगा, नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। इस मौके पर राजीव कुमार ने ईवीएम को फुल प्रूफ बताया, तो वहीं वोट काटे जाने को लेकर भी जवाब दिया। इसके अलावा भी राजीव कुमार ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा। 8 फरवरी 2025 को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में चुनावी शेड्यूल की घोषणा की है। Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली में चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को होगी, जबकि नाम वापसी का अंतिम दिन 20 जनवरी को होगा। मतदान की तारीख 5 फरवरी और मतगणना की तारीख 8 फरवरी तय की गई है। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पर ये सवाल उठाए गए कि शाम 5 बजे के बाद कैसे मतदान का आंकड़ा बढ़ जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटिंग खत्म होने के समय फॉर्म 17C दिया जाता है। जब शाम 7:30 बजे तक अधिकारी सारी मशीनें इकट्ठी करते हैं, तब उनके मतदान केंद्र का अंतिम आंकड़ा पता चल पाता है, जबकि हमसे कहा जाता है कि 6 बजे ही आंकड़ा बता दें। लोग ये भूल जाते हैं कि दुनिया के बड़े देशों में तो एक महीना मतगणना चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस मौके पर ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए, तो वहीं वोट काटे जाने को लेकर भी उठ रहे सवालों के जवाब दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि फॉर्म 7 के बिना नाम नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय मतदाता बेहद जागरूक है। मतदाता सूचियों को लेकर अब भी कहानियां चल रही हैं। इसके कई चरण हैं, जिसमें राजनीतिक दल और उम्मीदवार हमारे साथ रहते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि जितने भी दावे और आपत्तियां आती हैं, उन्हें सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है। ईवीएम को फुल प्रूफ बताते हुए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 7-8 दिन पहले ईवीएम तैयार की जाती है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ये मशीनें चेक की जाती हैं। उसी दिन नई बैटरी डाली जाती है, फिर सील करके रखी जाती हैं। पोलिंग वाले दिन ही ईवीएम की सील तोड़ी जाती है। इसके बाद मॉक पोल होता है। चुनाव की प्रक्रिया के बाद फिर से ये सील की जाती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार का दिल्ली चुनाव आखिरी चुनावी मुकाबला होगा। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस मौके पर राजीव कुमार ने अपने आने वाली चुनौतियों और साथ ही चुनाव के बाद के समय को लेकर भी
दिलचस्प जवाब दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में चुनावी घोषणा के दौरान अपनी शेरो शायरी के अंदाज से एक बार फिर कई बातों को लेकर राजनीतिक दलों पर कटाक्ष भी किया। बहरहाल दिल्ली में चुनावी बिगुल बज गया है और इसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बड़ी त्रिकोणीय चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी। जाहिर है बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए दिल्ली का चुनाव अंतिम चुनावी मुकाबला होगा और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले ईवीएम और वोट काटे जाने को लेकर तमाम आरोपों का जवाब देते हुए यहां पर राजीव कुमार ने अपनी बात रखी है। ईवीएम को फुल प्रूफ बताया है, तो वहीं वोट काटे जाने को लेकर जो प्रक्रिया है उसका पालन होता है, ये आरोप लगाए जाते हैं और उस दौरान चुनाव आयोग संयम रखता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें उन्होंने कई बड़ी नसीहतें राजनीतिक दलों को दी हैं। कैमरामैन विदब्री के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए दिल्ली के दंगल में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत प्रदीप जी आपसे कि चुनाव आयोग की तरफ से आखिरकार चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता को भी इस दिन का इंतजार था। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। ऐलान के साथ साथ वोटर लिस्ट को भी लेकर के घमासान शुरू हो गया है। देखिए, एक बड़ा मुकाबला दिल्ली का चुनावी बिगुल बजते ही शुरू हो गया है और जो बयान हम देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर दिखाते हैं कि दिल्ली के इस लड़ाई में जो राजनीतिक तौर पर अब और जोर पकड़ेगी, इसमें तमाम उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्योंकि काफ़ी कम वक्त मिलेगा अब उम्मीदवारों को प्रचार को लेकर। जिस तरीके से उनकी रणनीतिक तौर पर एक आप कहें कि 2020 अंदाज में उनको बैटिंग करनी होगी अपने मुद्दों पर। जिस तरीके से एक चुनावी माहौल बन रहा था दिल्ली में, हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आने के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से लोक लुभावन घोषणाएं की गई। इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से योजनाएं पेश की गई हैं, प्यारी दीदी और आधी आबादी को लुभाने के लिए विशेष फोकस कर रही हैं पार्टियां, तो दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति देखें तो संकल्प पत्र पर निगाहें हैं, महिला सुरक्षा को लेकर फोकस कर रही है वो, और इसको लेकर आप देख सकते हैं उनके संकल्प पत्र में उन तमाम बातों को वो शामिल कर सकते हैं जिस तरह के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो ये जरूर है कि एक बड़ा मुकाबला खुल गया है। अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें चुनावी शेड्यूल अनाउंस हो गया है, यानी अब जो टाइमिंग है वो काउंटडाउन शुरू हो गया है दिल्ली के लिए है। असली मुकाबला उसकी शुरुआत आज से हो गई है और इसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजीव कुमार ने कई बातें साफ कही हैं, चाहे वो ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल हों जिनको लेकर हमने पिछले चुनाव में देखा, चाहे वो हरियाणा की बात हो या फिर महाराष्ट्र में एक बड़ा जो जनादेश मिला है बीजेपी को, इस पर सवाल उठे हों। लेकिन ईवीएम फुल प्रूफ है और ईवीएम को लेकर उन्होंने जो कहा है, ये कहा है कि जब ईवीएम जारी होती है किसी भी सेंटर के लिए पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको सील किया जाता है और जिन लोगों की मौजूदगी में सील लगाई जाती है उसके बाद उन लोगों की मौजूदगी में सील खोली जाती है, मॉक ड्रिल होती है, अगर कोई दिक्कत है तो उसको उसी समय सुधार किया जाता है। ईवीएम को लेकर उन्होंने बिल्कुल न सिर्फ ईवीएम को लेकर के बल्कि तमाम ऐसे मुद्दे जो राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए जा रहे थे उनको लेकर के साफ रुख कर दिया है अपना चुनाव आयोग की तरफ से। राजीव कुमार ने तमाम ऐसे मुद्दों को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जिसको लेकर के हाल ही में हमने घमासान देखा। देखिए प्रगति, मैं एक बात पूरी कर लूं, मुझे बोलने का मौका दीजिए थोड़ा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हुई है और इसमें जो वोट काटने का मुद्दा रहा है एक बड़ा मुद्दा रहा है। वोट जो कटे हैं इसको लेकर हमने चुनावी मुद्दा बनते हुए देखा है और इसलिए यहाँ पर राजीव कुमार ने इन आरोपों को लेकर साफ किया है कि जो वोट काटने की बात जो आरोप लग रही हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। फॉर्म 7 का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने सिलसिलेवार उन बातों का जिक्र करते हुए कहा कि वोट काटने में जो आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ राजनीतिक वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने देखा है दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया है, तो ये एक साधारण बात नहीं है कि अब अगर चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार इन आरोपों का जवाब देते हैं तो सीधे इसको खारिज करते हैं। दूसरा, ईवीएम को लेकर जो सवाल उठे थे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे, उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। तो एक ये जवाब देने की कोशिश उन्होंने की है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो राजनीतिक वजह से उठाए जा रहे हैं, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। और लोकतंत्र के लिए जरूरी होगा कि हम आदर करें और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करें। अगर कोई शख्स हुआ होता है, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दिया जो अदालत में वहां पर याचिका डाली गई थी, उसको लेकर भी जब खारिज हुई थी उसको उन्होंने साफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन आरोपों के जवाब देते हुए चुनाव आयुक्त ने ये बड़ी बातें कही हैं और ये निश्चित तौर पर असर डालेंगी इस चुनावी लड़ाई में जब ये घमासान आगे बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। लेकिन इन आरोपों के जवाब देते हुए आज
चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी बातें कही हैं। बिल्कुल, राजीव ने ये तमाम बड़ी बातें जरूर की हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर के फैसले स्पष्ट किए गए हैं, स्थिति स्पष्ट की गई है। लेकिन ललित जी, जिस तरह से योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, हालांकि ये मुद्दा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया गया कि जिस तरह से महिलाओं को लाभान्वित करने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, क्या इससे सरकार की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? चूंकि सरकार योजनाओं के चलते तमाम वादे तो कर दे रही है, तमाम दावे तो कर दे रही है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं सरकार पर कर्ज की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आगे क्या कुछ स्थिति होगी, इस पर क्या कुछ स्टैंड होगा पार्टियों का? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है प्रगति, उसी सवाल से मिलता हुआ जवाब जो है कल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आया था जी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लाडकी बहन योजना है उसका जो पैसा दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसका बड़ा बोझ जो है महाराष्ट्र सरकार पर पड़ रहा है और उसके कारण जो है किसानों को मिलने वाली सब्सिडी जो है उसमें थोड़ा सा देरी हो सकती है, किसानों का जो कर्ज माफ होना है। एक बात ये, दूसरी बात, अभी हाल ही में कर्नाटक में डीके शिव कुमार के वहां से आई थी, कर्नाटक से आई थी, जहां पर कि ये कहा गया था कि जो ये योजनाएं हैं ये हमेशा वो रही हैं। देखिए, एक बात हमेशा इस बात को समझना पड़ेगा कि ये इस बार का जो चुनावी मॉडल है उसमें ये प्रचंड तौर पर देखने को मिल रहा है कि हर राजनीतिक पार्टी के फोकस में जो है फ्री योजनाएं शामिल हो गई हैं, जिसमें महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे हैं, इसके अलावा दूसरी योजनाएं हैं। लेकिन सवाल, एक बात मुझे यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की बात याद आती है। जब ये पूरी चर्चा चल रही थी फ्री बीज को लेकर, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब कभी भी आप किसी स्कीम को अनाउंस करते हैं और उस स्कीम का बजट एलोकेशन अपने बजट में नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर बर्डन आने की एक बड़ी संभावना होती है और वो एक गलत चीज है, क्योंकि उस पैसे की देनदारी को लेकर जो टाल मटोल होती है वो ठीक नहीं है। यानी कि अगर सरकारें अपना कैलकुलेशन करें, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, आज उन्होंने ये कैलकुलेशन तो कर लिया है कि वो इतना पैसा देंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब इसके बाद दिल्ली सरकार का बजट बनेगा, बजट पेश होगा, तो क्या उसके बाद दिल्ली की सामाजिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार के पास पैसा रहेगा? ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जनता को अभी इस बात में फिलहाल कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है, पर राजनीतिक पार्टियां इन योजनाओं को घोषित कर रही हैं जैसे ये एक तरह से बम्पर स्कीम सी निकल रही हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर आप इस स्कीम को लेकर आ रहे हैं तो आपके खजाने में पैसा भी होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पैसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि सरकारों पर कर्ज भी होता हुआ नजर आ रहा है। हमने अन्य राज्यों की सरकारों को भी देखा, वहां पर भी कर्ज की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्रीबी योजना को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम योजनाएं लागू की जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच पार्टी पहुंच रही है, वोट की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को तमाम मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे वो योजनाओं का जिक्र हो, चाहे वो हाल ही में आई सीएजी रिपोर्ट को लेकर के अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार सीएजी रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये चुनावी माहौल में नफा या नुकसान कर सकता है पार्टी को? देखिए प्रगति, जो कुछ चर्चा हो रही है और फ्री योजनाओं को लेकर जहां तक चर्चा चल रही है, देखिए एक बात साफ है कि कोई भी राजनीतिक दल अब बिना इन योजनाओं के लागू किए वो सत्ता में नहीं पहुंच सकता। और खासतौर से हम सिर्फ अगर दिल्ली की ओर ही फोकस करें तो अगर आप ये सोचती हैं कि आम आदमी पार्टी के बाद कोई भी अन्य राजनीतिक दल अगर सत्ता में आता है और वो जो मौजूदा योजनाएं चल रही हैं, चाहे बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो, उन्हें हटाता है तो वो भी सत्ता में नहीं टिक सकता। तो ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि बिना फ्रीबी योजनाओं के आप आज की राजनीति को हम नहीं देख सकते। दूसरी बात ये कि अगर राजनीतिक दल ये कहते हैं कि ये योजनाएं गलत हैं, इससे आर्थिक बोझ पड़ेगा, सरकार के काम पर फर्क आएगा, इसका फंड कहां से आएगा, तो फिर आप इन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल क्यों करते हैं? बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर कांग्रेस, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि वो आम आदमी पार्टी ने 2100 का वादा दिया है, कांग्रेस ने 2500 का वादा दे दिया महिलाओं को लेकर, और अभी बीजेपी का तो संकल्प पत्र आना है, तो वो भी आप देखिएगा कि उसमें भी वो कुछ ना कुछ जो राशि है महिलाओं को लेकर वो जरूर रखेंगे। तो अब बात यह है कि राजनीतिक दल ये बात समझ गए हैं कि बिना फ्रीबी की राजनीति करे, मैं अगर सिर्फ दिल्ली
को ही फोकस करूं तो सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रणय, हालांकि प्रधानमंत्री ने तो इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे कि अगर बीजेपी आएगी सत्ता में तो तमाम योजनाओं को, फ्री की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वहां प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, बल्कि योजनाओं के जो अधिकारी हैं उनको बंद किया जाएगा, उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, योजनाएं वैसी की वैसी ही लागू रहेंगी। यानी कहीं ना कहीं संभावनाएं बीजेपी को लेकर के भी यही है, जो योजनाएं फ्री की जनता को लाभ दे रही हैं वो आगे भी बढ़ती हुई नजर आएंगी और भी योजनाएं जनता के पक्ष में लाई जाएंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही मैं कहना भी चाह रहा हूं कि बिना ये जो योजनाएं हैं जिन्हें हम फ्री भी कहते हैं, रेवड़ी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने तो रेवड़ी पर चर्चा भी शुरू कर दी थी और वो लगातार रेवड़ियां बांटते आ रहे हैं, नई नई घोषणा कर रहे हैं। तो बीजेपी को भी ये कहना पड़ा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है जनता के बीच जाकर कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो वो आपकी जो महिलाओं को ट्रैवलिंग में सुविधा मिल रही है, बसों में फ्री उनकी टिकट है, या फिर बिजली में जो यूनिट्स फ्री हैं या पानी जो फ्री मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो नैरेटिव है ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है, और यही वजह है कि आपने जो जिक्र किया प्रधानमंत्री तक को यह कहना पड़ा है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो वो इन योजनाओं को बंद नहीं करेगी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आज की तारीख में इन योजनाओं का कितना गहरा असर। बीजेपी के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम पूरे देश का जिक्र करें तो कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी लोकप्रियता रखते हैं जो जनता के दिलों में अपनी साख बना सकते हैं। अगर उनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं जो जनता को लाभान्वित कर रही हैं वो योजनाएं बीजेपी भी आगे चलाएगी, तो निश्चित तौर पर यह प्लस पॉइंट हो जाएगा बीजेपी के लिए, फायदा बीजेपी को भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण? फिर देखिए प्रगति, मैं जो समझता हूं इस वक्त खेल इस बात का है कि किसके पिटारे में कितनी अच्छी चीजें हैं। जिसके पिटारे में ज्यादा अच्छी चीजें होंगी, ज्यादा वो अट्रैक्ट करेंगी जनता को, जनता उस ओर खिंची चली आएगी। क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर लोगों को ये लगता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये योजनाएं लागू करी हैं, तो वो आने वाले समय में जो वादे कर रहे हैं उन्हें लागू कर देंगे। बीजेपी का ये नैरेटिव सेट करना है कि आम आदमी पार्टी जो योजनाओं का एक घोषणा कर रही है वो सिर्फ घोषणा है, वो लागू नहीं कर पाएगी। खैर आगे स्थिति क्या कुछ होगी वो जब नतीजे सामने आएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन प्रदीप जी, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के दंगल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही फोकस देखने को मिल रहा है, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की एंट्री अब हो गई है। जो पहली गारंटी लॉन्च की गई कांग्रेस की तरफ से, प्यारी दीदी योजना, जिसमें 2500 रुपए का लाभ देने का ऐलान किया गया, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर है उसमें साफ तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही कड़ा मुकाबला है। बेहद कम समय, कांग्रेस अपने चुनावी कैंपेन को आगे कैसे बढ़ाएगी? देखिए, जो मुकाबला है और जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसमें बड़ी योजनाएं जो लॉन्च की गई हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उसका जवाब दे रही हैं राजनीतिक पार्टियां। कांग्रेस ने कोशिश की है 2500 रुपए की योजना, और उसका ब्यौरा देते हुए जब डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के थे तब उन्होंने बताया भी कि कैसे लागू करेंगे, उसका फीडबैक उन्होंने दिया। कर्नाटक में हमने योजना लागू की है और इसीलिए हमारे पास पूरा एक तंत्र है जिसके जरिए हम लोगों को उसका लाभ देते हैं, और किस तरीके से हमने लागू किया है अपनी सरकारों में उसका ब्यौरा देते हुए उन्होंने ये पक्ष रखा था। सवाल उठेंगे, और ये सवाल आज उठे हैं चुनाव आयोग की पीसी में, जब उनसे सवाल पूछे गए फ्री जो योजनाएं हैं और किस तरीके से जनता को लुभाने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए योजनाएं को लॉन्च किया जाता है, इसको लेकर चुनाव आयोग के पास क्या इसको परखने का कोई पैमाना है। तब उन्होंने कहा कि वो जनता जागरूक है, लोकतंत्र में जिस तरीके से वायदे होते हैं उसको परखने के लिए जनता का अपना पैरामीटर होता है, वो उसकी परख करते हैं। जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी जवाबदेह होती है, और ऐसे में वो उनको जागरूकता को लेकर कोई शक शुबा नहीं करना चाहिए। तो जनता ये फैसला करती है किसके वायदे पर वो भरोसा करते हैं, किसके वायदे पर नहीं करते हैं। दूसरा सवाल है कि जब हम देख रहे हैं कि
ये जो योजनाएं और जिस तरीके से चुनावी टाइमिंग है, और 5 फरवरी का दिन तय किया गया है वोटिंग के लिए, लेकिन 1 फरवरी को देश का आम बजट आना है और ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आम बजट में लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं, केंद्र की योजनाएं होती हैं, हर राज्य को बजट आवंटन किया जाता है, उसमें प्रावधान किए जाते हैं और हर राज्य को उसका हिस्सा मिले, ये कोशिश होती है हर सांसद की जो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये सवाल भी उठा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब जब ठीक चुनाव से पहले बजट आ रहा है, जब ऐसी योजना होगी तो केंद्र सरकार के पास मौका होगा अपने योजनाओं का ब्यौरा पेश करने का, पिटारा खोलने का। तब सीधे तौर पर उन्होंने उसका जवाब दिया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा जाएगा और दिल्ली की योजना को शामिल न किया जाए, उस पर रोक रहे, ये वो साफ करेंगे। तो ये कोशिश रहेगी चुनाव आयोग की, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के पास तमाम फार्मूले होते हैं किसी राज्य को साधने के लिए, और पूरा देश का बजट है तो जुड़ा हुआ होता है, राज्यों का लिंक जुड़ा हुआ होता है आपस में, तो कहीं ना कहीं एक मौका रहेगा उनके पास इस केंद्रीय बजट के जरिए हर राज्य को मैसेज देने का। तो हम देखेंगे जब कल प्रधानमंत्री उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं 2 दिवसीय, तो वो चुनावी घोषणा के बाद सार्वजनिक रैलियां करते नजर आएंगे और तब उनके भाषण पर नजरें रहेंगी। निश्चित तौर पर चुनावी टाइमिंग में ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखना कि वो क्या अपनी राय रखते हैं, और जो फ्री योजना चल रही हैं और जिनका जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये जनता को लुभाने के लिए है और इसमें लोक लुभावन वायदों की भरमार होती है। जनता जनार्दन को फैसला करना है कि वो किसके वायदे पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल ललित जी, हालांकि जनता के पक्ष में तो हमेशा ही फैसला रहता है। अब राजनीतिक दलों की तरफ से कुछ ओवर्स रह गए हैं बैटिंग करने के लिए, उसके बाद गेंद जनता के हाथ में होगी। जनता किसके पक्ष में बैटिंग करेगी, किसको विजयी बनाएगी, किसका स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से अभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, महज 29 नाम ही सामने आए हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र को लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि वादे तमाम किए जा रहे हैं, घोषणाएं तमाम की जा रही है, लेकिन संकल्प पत्र में ऐसा क्या होगा, क्या ऐसा हुक्म का इक्का होगा जो संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के सामने बीजेपी पेश करेगी? देखिए प्रगति, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव अब असली शुरू हुआ है जी, आज से शुरू हुआ है और तकरीबन ये 8 तारीख तक चुनाव चलेगा पूरा एक तरह से। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या होगा, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हम देखें तो सामान्य तौर पर जिस तरह से ये महिलाओं के लिए कैश की योजना है, ये भी निश्चित तौर पर निकल कर सामने आएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और लड़कियों के लिए कई तरह की स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता जो है बहुत ही एक तरह से बहुत ही डेवलप्ड जनता है, बहुत ही समझदार जनता है, पॉलिटिकली स्ट्रांग जनता है। उसको पता है कि कब उसे क्या चाहिए होता है। अगर देखा जाए तो लोकसभा में हमेशा से ही हम देखते आते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक मुश्त मोहर लग जाती है, उसके बाद दिल्ली के चुनाव में हम देखते हैं कि यहाँ पर मोहर लग जाती है। तो यानी कि जनता कहीं ना कहीं अपना कुछ फायदा देख रही है कि उसको ऐसा है। लेकिन एक सेंटीमेंट जो है वो ये भी है कि कई लोग ये भी मानते हैं विधानसभा चुनाव में कि आखिरकार दोनों जगह एक ही तरह की सरकारें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का अपना ऐसा तर्क है, लेकिन कई लोग इस बात से डिफर भी करते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी बहुत अच्छी है, तो अलग अलग तर्क है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज जब चुनाव की घोषणा हो गई है, अब अगले तकरीबन 1 महीने भर में ऐसा क्या पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी जिसके बाद जो है चुनाव का पूरा चुनाव में बिल्कुल यही सवाल ललित जी लेकर के प्रणय के पास जाऊंगी। समय की कमी, प्रणय बिल्कुल कम शब्दों में अपने बात रखिएगा। अब क्या आम आदमी पार्टी के पास ऐसा मुद्दा बचा, जैसे कि ललित जी ने भी जिक्र किया कि चुनाव असली अब समय शुरू हुआ है, 1 महीने से भी कम का समय। अब जो ललित ने कहा है कि ऐसा क्या तुर्क का इक्का होगा जो जनता के बीच लेके जाएंगे कि सिर्फ 1 महीना बचा है। देखिए आम आदमी पार्टी तो लगातार रख रही है सामने कि ये हम बिल्कुल सवाल यही है कि अब आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या बचा है जो जनता को लुभाने के लिए कामयाब होगा, कारगर साबित हो सकता है। एक बात मैं यहाँ पर छोटी सी बात करना चाहूंगा। देखिए क्या बचा है ये तो एक स्पेस छोड़ देते हैं, क्या बचा है। लेकिन सवाल यह है कि जो आएगा क्या वो जनता को अपील करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वोट उसी पर होना है। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, हर पार्टी ने तय कर रखा है कि उसको कब कौन सी चीज को लॉन्च करना है। बिल्कुल प्रदीप जी के पास भी जाएंगे। प्रदीप जी, बिल्कुल 1 महीने का आखिरी समय, बेहद कम समय। अब राजनीतिक दल आगे क्या कुछ प्रक्रिया, क्योंकि चुनावी घमासान हो चुका, आरोप प्रत्यारोप हो चुके, फ्रीबी योजना को लेकर के जिक्र हो चुका, तमाम योजनाओं को लेकर के चर्चा हो चुकी। अब राजनीतिक दल आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या कुछ स्ट्रेटेजी होगी?
देखिए, अब तक तो लोक लुभावन घोषणाएं आपने देखी हैं, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा हम देखेंगे वो राजनीतिक बयानबाजी के बार पलटवार देखेंगे और इसी में ये चुनाव तोला जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने शुरुआत की थी, हालांकि वो उनकी जबान फिसल गई और जिस तरीके से मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस नजर आई, उसके बाद बैकफुट पर आए। हालांकि फिर उसके बाद उन्होंने जोरदार बैटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है कि जब आधी आबादी को साधने का जिक्र होता है, फिर अगर बयानबाजी होती है किसी व्यक्ति विशेष को या उनके खिलाफ बयानबाजी होती है, वो असर नहीं करती है, ये कहा जाता है। लेकिन ये चुनावी मुद्दे बनते हैं। अब सबसे बड़ी बातें हैं कि वायदों की भरमार तो हो रही है, संकल्प पत्र में भी वायदे आएंगे, लेकिन जो उनको लेकर हम देखेंगे जो चुनावी बयान होंगे वो अब जोर पकड़ेंगे और ये चुनावी बयानबाजी कितना कौन किस पे हावी होता है उससे थोड़ा प्रेशर। बिल्कुल, हालांकि बयानबाजी को लेकर के चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें या टिप्पणीपूर्ण बातें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगी। इस तरह की बातें करने से राजनीतिक दलों के नेताओं को परहेज करना चाहिए। खैर, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से तमाम बातें की जा रही, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हालांकि 5 फरवरी का समय जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। जनता के दिल में आखिर किसका राज होगा, ये 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली के दंगल में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।